नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद ही लगन और ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे। एचटेट 2022 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 6 है। 5 क्लासें इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उन 5 क्लासों में तकरीबन हम 125 के आसपास एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज है। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है एचटेट पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहां जाके आप सारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। जो 2022 का आपका एग्जाम होगा 3 और 4 दिसंबर को, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगी सारी की सारी क्लासें। मैं आपको अगेन बता दूं कि इस सीरीज़ के अंदर हम लगभग 60 से लेकर 65 वीडियो कवर करने वाले हैं और अप्रोक्सीमेट 2000 एमसीक्यू हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें टोटल जो मार्क्स है 150, उसमें से 60 मार्क्स जो आपका है 60 जो मार्क्स है 60 क्वेश्चन है वो अकेले पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। समाचार पत्रों को संसद एवं विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है किसके द्वारा? ऑप्शन देखिए, 44वां संशोधन के अंदर अनुच्छेद 361 ए जोड़कर, 44वां संशोधन अनुच्छेद 365 ए जोड़कर, 44वां संशोधन आर्टिकल 362 ए जोड़कर, या फिर 42वां संशोधन आर्टिकल नंबर 360 ए जोड़कर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो हमारी संसद पार्लियामेंट होती है और जो विधानमंडल होते हैं, पार्लियामेंट एक्चुअली पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जबकि विधानमंडलों की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर किसी राज्य में कानून बनाने का काम करते हैं। तो जो कार्रवाइयां चलती है आपकी, चाहे पार्लियामेंट में चले या विधानमंडल में चले, तो उसको उन कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का अधिकार समाचार पत्र न्यूज़पेपर के पास में आ गया था, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो 19 है, अनुच्छेद नंबर जो 19 है, वो क्या अधिकार देता है? वो देता है प्रेस की आज़ादी का अधिकार देता है। तो इसी प्रेस की स्वतंत्रता के तहत, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इसी के तहत 44वें संशोधन के द्वारा, उस 44वें संशोधन के द्वारा संविधान में आर्टिकल नंबर 361 ए को जोड़ दिया गया और इसके माध्यम से बोल दिया कि भाई देखो, पार्लियामेंट में, विधानमंडल में जो भी कार्रवाइयां चलेगी उनको न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वां संशोधन कब हुआ था सर? 1978 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा ये किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 19 ए बी के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो ऐसे ही डीप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रत्येक चीज के लिए प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। आर्टिकल 19 क्लोज 2, आर्टिकल 19 क्लोज 3, आर्टिकल 19 क्लोज 4 या फिर आर्टिकल 19 क्लोज 5 है। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 19 है संविधान का, तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 है। 19 से लेकर 22 किसके बारे में बात करता है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जो कि हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो इसी बीच में जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19 है, वो क्या करता है? वो होलिस्टिक वे में स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 19 को हम क्या बोलते हैं? संविधान के रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। संविधान के रीढ़ की हड्डी क्या होती है यदि आपसे पूछे तो वो क्या है? आपका आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा यदि बात की जाए तो मूल संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 में 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 तरह की स्वतंत्रताएं हमें संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में देखने को मिलती है, क्योंकि एक संपत्ति के जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को हटाया जा चुका है। इसके अलावा वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल नंबर 19 में देखने को मिलती है। तो इसी बीच में आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज बी के अंदर क्या लिख रखा है? शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार दे रखा है, जो कि हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो क्या इसके ऊपर युक्त प्रतिबंध, यानी कि क्या इस अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य केस में ऐसा किया जा सकता है। तो ये बात किस क्लोज के अंदर दे रखी है, वही तो आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 क्लोज 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि जो जो अधिकार हमें मिले हुए हैं आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर भी क्या है? रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो शांतिपूर्वक सम्मेलन की बात की गई है उसके ऊपर क्या लगेगा? प्रतिबंध लगेगा। आर्टिकल 19 क्लोज 3 के अंदर ये बात कह रखी है। निवास की स्वतंत्रता तथा भ्रमण की स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों का लक्ष्य किसकी वृद्धि करना होता है? तो बेसिकली निवास की आजादी की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान पर जाकर निवास कर सकता है, यानी कि बस सकता है। उसके अलावा भ्रमण करने की आजादी, यानी कि कोई व्यक्ति देश में कहीं भी घूम सकता है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? वही तो आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। क्योंकि भाई यदि देश का एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करेगा, कहीं जाएगा, देश के कोने कोने में जाएगा, वो वहां जाके बसेगा, उसके पास यदि अधिकार है तो वो एकता को क्या करता है? राष्ट्रीय एकता को यानी कि इंडिकेट करता है। तो उससे क्या होता है? एकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। ठीक है, तो अप्रवासन वाला यहाँ पे गलत है, तो राष्ट्रीय एकता वाला बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिख रखी है, यह आपसे पूछा गया है। तो एक्चुअली में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीने के अधिकार की बात संविधान का आर्टिकल नंबर 21 करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा, जो कि जीने की बात करता है कि भारत में सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बात आर्टिकल 21 में कर रखी है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसी आर्टिकल के अंदर जो आपको अधिकार मिले हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे बात करते हैं लव मैरिज का अधिकार, भोजन का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार, शेल्टर का अधिकार यानी कि आवास का अधिकार, उसके अलावा आपके और कुछ भी अधिकार हो जाते हैं, जैसे सोने का अधिकार हो गया, इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है, भोजन का अधिकार है। तो ऐसे तमाम तरह के अधिकार आपको मिले हुए हैं। एक अहम इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, निजता का अधिकार, यह भी आर्टिकल नंबर 21 में प्रोवाइड करवाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, कि बचाव की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 21 के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, जो जीने की बात करता है, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित है। तो ये किसके विरुद्ध हमें हमारे बचाव प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या फिर कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो बेसिकली बात की जाए तो जो कार्यपालिका होती है उसका मतलब सरकार से होता है। कार्यपालिका मतलब कि कार्य का पालन करने वाली, जो काम सरकार करती है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, सरकार के पास ये पावर नहीं होती है कि वो हमसे हमारे जीने के अधिकार को छीन ले। उसके अलावा विधायिका की बात करते हैं तो बेसिकली विधायिका काम क्या करती है सर, ये तो देश में कानूनों को बनाने का काम करती है। तो भाई देश में विधायिका के द्वारा, और विधायिका कौन कौन सी है सर, सेंट्रल लेवल पे विधायिका का नाम संसद है, जबकि राज्य के लेवल पर विधायिका का नाम होता है राज्य का विधानमंडल। तो संसद के पास में और राज्य के विधानमंडलों के पास में ये पावर नहीं होती है, ऐसा कानून नहीं बना सकती जो व्यक्तियों से उनके जीवन का अधिकार छीन ले। तो ये जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कि किसके विरुद्ध अधिकार है, तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों की दोनों आपका शामिल हो जाएगी। यानी कि ना तो सरकार के पास अधिकार है कि लोगों से उनके जीवन का अधिकार छीने, और ना ही विधायिका के पास अधिकार है कि देश में कोई ऐसा कानून बनाए जो व्यक्तियों से उनका जीवन छीन ले। तो दोनों के विरुद्ध होता है। न्यायपालिका क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि न्यायपालिका तो भैया अपने को अपने अधिकार वापस दिलवाती है। यदि हमसे कोई हमारा अधिकार छीनता है तो उनको परिवर्तन में लाने का काम करती है न्यायपालिका। क्योंकि आर्टिकल नंबर आप 32 पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। आर्टिकल आप जब 226 पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो हमें क्या करे, हमारे अधिकार वापस से दिला दे। तो न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध होता है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया, केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ या फिर सज्जन कुमार वाद। तो भाई ऐसा कौन सा इनमें से केस रहेगा जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ये बात बोल दी। और कौन करेगा, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, वो क्या रहेगा, केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। ये केस कब का है सर, ये केस है 1973 का, 1973 का केस है। और इस केस के माध्यम से क्या हुआ कि संसद को पावर मिल गई, अधिकार मिल गया कि वो फंडामेंटल राइट को क्या करने के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कानून वगैरह बना सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या है, केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। और इसके अलावा यदि बात करते हैं तो केशवानंद भारती जो केस है, इसी के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था इसी वाद के माध्यम से। और मूल ढांचे का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट यदि चाहे तो संविधान के किसी भाग में बदलाव कर सकती है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, इस मूल ढांचे को छोड़कर। जैसे बोल दिया कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कानून संविधान है, सर्वोच्च कानून संविधान है, संविधान से ऊपर भारत में कुछ नहीं है। तो ये क्या है, मूल ढांचा है। तो कल को ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो संविधान से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो यानी कि पार्लियामेंट किसी भी चीज के अंदर संविधान में कैसा भी बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। ये मूल ढांचे का जो प्रावधान कब किया गया, केशवानंद भारती वाद के माध्यम से किया गया था। आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 13 जजों की बेंच, जिसमें आपका 7-6 से निर्णय आया था। इस टाइम पे यदि बात करते हैं कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था जस्टिस सीकरी। इतनी सारी बातें आपको यहां से याद करनी है। उसके बाद देखिए, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है, ये आपसे पूछा है भाई, ठीक है। जो आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, इसको भी जीने का अधिकार माना है किस वाद के अंतर्गत। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 1992 का रहेगा ये। इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या मान लिया इसको ना, शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो बेसिकली बात की जाए संविधान के अंदर जो डीपीएसपी की बात कर रहे हैं भैया ना, डीपीएसपी को शामिल कर रखा है। सर कहां शामिल कर रखा है? तो जब हम संविधान का भाग नंबर 4 पढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। और डीपीएसपी का जो स्रोत है वो कहां से, यानी कि डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से अपनाकर अपने संविधान में शामिल कर लिया? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? आयरलैंड हो जाता है। क्या रहेगा? आयरलैंड हो जाएगा। और उसके बाद यदि पूछे कि बताओ डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो संविधान में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है? तो 36 से 51 तक हम पढ़ते हैं। तो जो डीपीएसपी शामिल कर रखे हैं इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या होता है कि डीपीएसपी में भी व्यक्तियों के अधिकारों की बात कर रखी है। और वो अधिकार व्यक्ति को कौन दिलाएगा? वो डिपेंड करता है राज्य पे, यानी कि सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार के पास में जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे वैसे वैसे डीपीएसपी के जो अधिकार है व्यक्तियों को मिलते जाएंगे। और ऐसा सरकार क्यों करती है, ऐसा राज्य क्यों करता है? क्योंकि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना रखा है, जिसमें पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद भी काम करता है। और समाजवाद का कर्तव्य क्या बनता है कि भैया एक समाज क्या करेगा कि सरकार जो रहेगी वो आपकी कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर दे, वेलफेयर स्टेट की बात यहां की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो डीपीएसपी जो दे रखे हैं संविधान के अंदर, डीपीएसपी शामिल कर रखे हैं, उनका मेन कारण क्या है? शामिल करने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो क्या रहेगा कि भैया राज्य की सरकार जो आपकी है या फिर केंद्र की सरकार है वो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो जाए। और कल्याणकारी राज्य की बात संविधान के आर्टिकल नंबर 38 के अंदर कर रखी है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू डीपीएसपी। क्योंकि डीपीएसपी हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं? सर 36 से 51 तक पढ़ते हैं। इसी के बीच में आर्टिकल 38 आता है जो बात करता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। इसी के अलावा यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 38 जस्टिस न्याय की बात करता है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर जस्टिस के बारे में हमने पढ़ा था। जस्टिस कितने टाइप के? सर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं भाई? तो एक होता है सामाजिक न्याय, एक होता है आर्थिक न्याय और तीसरा होता है राजनीतिक न्याय। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? समाजवाद को फॉलो करने वाला इनमें से कौन सा विचार है डीपीएसपी के अंतर्गत? ये आपसे पूछा गया है। ये देखिए, संपदा तथा उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में एकत्रीकरण रोकना तथा उनका न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही बात है भाई। समाजवादी के अंदर होता क्या है? यही होता है कि संसाधनों पर अधिकार सभी का हो ना, किसी एक व्यक्ति का ना हो। यानी कि आप इसमें पूंजीवाद को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो वही बोला यहाँ पे, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका कुछ हाथों में एकत्रीकरण को रोकना, कि भैया जो सारा धन है, जो संसाधन है सारे देश के, वो किसी एक व्यक्ति की तरफ शिफ्ट ना हो, एक संस्था की तरफ शिफ्ट ना हो, तो या फिर कुछ एक व्यक्तियों के पास में शिफ्ट ना हो, इसको रोकना है। ये रोक लेंगे तो आप क्या करेंगे? समाज के अंदर संसाधनों का उचित वितरण कर देंगे। यही तो समाजवादी की पहचान है। तो पहले वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, तो भाई ये बात भी बिल्कुल सही बात है, ताकि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो यही तो समाजवादी विचारधारा की क्या होता है? प्रतीक होता है। सभी के लिए एक अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध कराना तथा उसके अलावा करने वाले व्यक्तियों को अवकाश प्रदान करना। तो भैया सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी अपना अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो ये भी आपका उद्देश्य होता है, किसका? समाजवादी विचारधारा का उद्देश्य होता है। तो बेसिकली जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में आपको माइंड में सिर्फ एक बात सेट करनी है कि समाजवादी विचारधारा कौन सी है कि जिसमें समाज का क्या हो? भला हो, कल्याण हो। तो जो 3 बातें हमने पढ़ी, ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, इन तीनों के अंदर ही समाज के भले की बात कर रखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी। भारत में तीसरी बार और अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संशोधन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से बहुत ज्यादा चेंज किए गए संविधान में। इस कारण से आप इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि किस अनुच्छेद को डीपीएसपी में जोड़ा गया था? तो आर्टिकल नंबर 39 की बात करते हैं, तो ये तो पहले से था, है ना। समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है आर्टिकल नंबर 39। सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करता है, तो ये तो पहले से था। आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, वर्तमान में गोवा में लागू है, एकमात्र ऐसा राज्य है, तो ये भी पहले से था। आर्टिकल नंबर 45 की बात करते हैं तो बेसिकली किसकी बात करता है भाई? आर्टिकल नंबर जो 45 है बोलता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिले? शिक्षा मिले, प्रारंभिक शिक्षा मिले। तो ये बात भी पहले से, ये आर्टिकल भी आपका पहले से था। लेकिन आर्टिकल नंबर 39A की बात करते हैं जो कि सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ये आर्टिकल जो है आपका 39A, ये कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A रहेगा, जिसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थान मिला, वह कौन सा है?
पर्यावरण की रक्षा, देखो पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा की बात, वन्य और वन्य जीव को बचाने की बात 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये शामिल किया गया था। और बेसिकली बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 48A जोड़ा गया था। अब 48A हमने पढ़ा है तो ये कहाँ आएगा सर, हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे संविधान का भाग नंबर 4 है जो कि संबंधित है डीपीएसपी से, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में पढ़ते हैं। तो 48A भी आपका 36 से 51 के बीच में आ जाएगा। तो पर्यावरण की रक्षा, वन और वन्य जीव को बचाना, ये बात आपकी शामिल कर रखी है आर्टिकल नंबर 48 के अंतर्गत, जिसको कब जोड़ा गया भाई, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान के भाग नंबर 4 में। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये बात तो आर्टिकल नंबर 43 करता है जो पहले से था। समान काम के लिए समान वेतन, ये बात आर्टिकल नंबर 39 करता है जो पहले से था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाना, ये बात आर्टिकल नंबर 51 करता है जो कि डीपीएसपी का आखिरी आर्टिकल है, तो ये भी पहले से था। ये 3 आर्टिकल स्टार्टिंग से है। जबकि बात करते हैं पर्यावरण की रक्षा, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर इज ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख या फिर रिट जारी किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या फिर अधिकार परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, लेकिन उससे पहले जानते हैं रिट के बारे में। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं सर, हम पढ़ते हैं संविधान का भाग नंबर 3 जो कि संबंधित है किससे, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं सर, 12 से लेकर 35 तक हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि पढ़ते हैं संविधान के अंदर। तो बेसिकली जो मौलिक अधिकार आपके होते हैं वो भाई परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट व्यक्तियों से कोई छीन नहीं सकता है, और यदि कोई छीनने का प्रयास करता है तो हम कोर्ट के माध्यम से उनको जबरदस्ती लागू करवा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाई कि जो आपके फंडामेंटल राइट है वो क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली बात की जाए कि जब भी हमसे हमारे अधिकारों को छीना जाएगा तो हम कोर्ट में तो जाएंगे, लेकिन कोर्ट हमें न्याय दिलवाएगा किस आर्टिकल के तहत। तो बेसिकली यदि बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग जो बात करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जब भी हमसे हमारे अधिकार छीने जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हमें न्याय दिलवाएगा, हमें हमारे अधिकार वापस दिला देगा। वहीं पर बात करते हैं कि यदि हम सर सुप्रीम कोर्ट ना जाकर हम हाई कोर्ट जाएं, तो अरे हम हाई कोर्ट जाएंगे ना तो आर्टिकल नंबर 226 का प्रयोग करेगा हाई कोर्ट, और हमें हमारे फंडामेंटल राइट वापस से दिला देगा। तो बेसिकली बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग 5 तरह की रिट जारी करता है। क्या करता है, 5 तरह की रिट जारी करता है। और रिट का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से अपना रखा है। 5 के अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और एक आपकी क्या रहेगी, उत्प्रेषण हो जाएगी। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बेसिकली इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। इसका अर्थ यदि आपसे पूछे कि बताओ भाई इसका अर्थ क्या होता है, तो भाई इसका अर्थ है सह शरीर प्रस्तुत करना, यानी कि टू हैव द बॉडी ऑफ, क्या लिखोगे भाई, टू हैव द बॉडी ऑफ, सह शरीर प्रस्तुत करना, इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। कौन जारी करता है रिट, ये तो अभी हमने पढ़ा कि यदि आर्टिकल नंबर 32 है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, यदि आर्टिकल नंबर 226 है तो हाईकोर्ट इस रिट को जारी कर देगा। उसके अलावा बात की जाए तो ये कब जारी की जाती है, जब भी किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, जब भी किसी व्यक्ति को उसके घूमने के आजादी को हम छीन लेते हैं, उसको पकड़ के कैद कर लिया, निरुद्ध कर लिया, उस कंडीशन में ये आपकी जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। ठीक है, तो वही आपसे पूछा है कि अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर, यानी किसी व्यक्ति को वैसे ही किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको निरुद्ध कर लिया, उसको कैद कर लिया, उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसके आर्टिकल नंबर 19 जो बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की, देश में कहीं घूमने के अधिकार की, वो उसे उस व्यक्ति से यदि छीन लिया तो उस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी की जाएगी। तो बच्चों आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, एक भी क्लास आप मिस मत करें, सारी क्लासें कंटिन्यूसली देखें, आपको जरूर यहाँ से फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी भैया कहाँ पे, वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। उसके अलावा यदि चैनल पे पहली बार आए हो, नए नए जुड़े हो, है ना, तो भाई आप हमारी फैमिली हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए और आपका फायदा हो जाए इसमें, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।